नमस्कार साथियों। हमारा देश भारत हमेशा से ही कला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है, फिर चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो या पाक कला हो। और पाक कला की अगर बात की जाए तो ये और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये हमारी सेहत से जुड़ी होती है। और हमारे यहाँ ऋषि मुनि और पुराने वक्त से सभी ने ही जो घर में मौजूद मसाले होते हैं उनको औषधि कहा है। यानी कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसका बहुत सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। तो इसीलिए आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने तकरीबन 28 साल अपनी ज़िंदगी के पाक कला को समर्पित किए हैं। आपका नाम है अलका तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलका जी, आपने बहुत सारे अवार्ड से आप नवाजी गई हैं। आपको द पावर ऑफ वुमेन का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनली आपको मोस्ट इनोवेटिव शेफ ऑफ द ईयर का मिला है। इसके अलावा सेलिब्रिटी शेफ का आपको अवार्ड मिला है। इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स आपकी ज़िंदगी में आए। आपने पाक कला को कब चुना? किस उम्र में आपको ये लगा कि हाँ, मेरा जुड़ाव इस तरफ है? जब हम बच्चे होते हैं मैम, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या करते हैं। हम कुछ भी चीज़ें बना लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप बार बार वही काम करते हो, नेचर आपको बार बार वहाँ भेजता है, तो ऐसा लगता है कि शायद यही हमारी दुनिया है, यही हमारा क्षेत्र है और हमें इसी पे काम करना चाहिए। तो जब मैं 7 इयर्स की थी तो मदर की तबीयत ख़राब थी, तो वो दोपहर में सो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मीन्स हम कि कभी पराठा बनाया, कभी सब्जी बनाई, कभी हलवा बनाया। 7 साल की उम्र में? 7 साल की उम्र में। क्या बात है। तो जब बाद में उठती थी तो दिखाते थे तो कहती, अरे तुमने बनाया? किसी को बुलाया था? फ्रेंड को? नहीं 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 नहीं, मैंने अपने आप बनाया। मेरी बेटी पानी भी नहीं गर्म कर पाती। शायद मेरी माँ की एक जैसे कहेंगे कि उनके अंदर भी ये चीज़ थी। आज के शेफ्स को हम देखते हैं कि आज ये कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं तो लहसुन डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, लेकिन वो आज से जब 38 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं तब ये सब कुछ करती थी। तो अभी लगता है कि क्या उन्होंने इन लोगों को सिखाया है, क्योंकि तब तो ये लोग थे ही नहीं। तो बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे लिए कुछ नया नहीं लगता, कुकिंग में मेरे लिए कुछ भी नहीं लगता। दूसरी बात ये है कि मेरे बाबा थे, तो जैसे मैंने एक बार पराठा बनाया तो बड़ा, तब ट्रायंगल पराठे ही चलते थे। इतना क्रिस्प, इतने अच्छे सी परतें उसमें बनी और सूखे आलू के साथ। क्या बात है। मुंह में पानी आ गया। तो मुझे लगता था ये लोग मेरे बात को, ये चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन जोर ये था, चूँकि पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग थे, ऑफिसर फैमिली थी, तो ये था कि नहीं, पढ़ना लिखना है, कुछ करना है, अधिकारी बनना है, पढ़ना लिखना अधिकारी बनना। वो भी किया, कंपटीशन भी दिए, किसी में आए किसी में नहीं आए, फिर भी मन नहीं लगा। एक ये था कि मुझे किसी की अंडर में नहीं काम करना, ये फीलिंग हमेशा से रही। फिर लॉ किया तो सोचा ये कुछ करें। तब ये हो गया कि ये भी नहीं अच्छा, किसी की बात मानो बैठ के। मन ही नहीं लग रहा था। मन ही नहीं लग रहा था। मन तो यहाँ पे था ना। हमने कहा सब कुछ छोड़ो, अब यहीं पे चलो। यहीं पे अपना अड्डा जमा लिया और यही करने लगे जो भी आता। मतलब जब हम बहुत छोटे थे तब से लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि ऐसे बनता, ऐसे बनता, ऐसे करते, ये करते, वो करते। सिखाने का सिलसिला चलता ही रहा। तो आपकी जो गुरु रही वो माँ रही? मेरी माँ को बहुत अच्छा शौक था? बहुत शौक था। मिस करती हैं आप उनके हाथ का खाना? बहुत ज़्यादा। आपके हाथ में वो स्वाद आया है? लोग कहते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं। तो इसको प्रोफेशन बनाने की शुरुआत कैसे हुई? प्रोफेशन बनाने की शुरुआत इस तरीके से हुई कि कुछ लोगों ने भी कहा और मैंने भी सोचा। कुछ लोगों ने कहा, आप इतनी मेहनत करते हो, सबको सिखाते हो, तो उसकी एवज में आपको क्या मिलता है? मैंने कहा संतुष्टि। बोले कितने समय तक के लिए? भाई एक टाइम होगा, आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको दोबारा लानी पड़ेंगी। तो फिर तो लोगों ने ही कान में डाला कि आप जो है प्रोफेशनल बन जाइए, कुछ कुछ फीस लेनी शुरू करिए और इस तरीके से काम चलेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। तो फिर वही है जो कहावत की, कारवां बनता गया, लोग आते गए, बनता गया। बस ऐसे ही। अच्छा, जैसे आप बहुत लंबे अरसे से आप इस फील्ड में हैं, तो शुरुआती अगर इंसान करना चाहे, सीखना चाहे, तो किन किन बातों का ख्याल रखे वो? मेरे कुछ क्लासेस भी होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे बहुत से लोग हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं अगर किचन में गई हूँ तो सबसे पहले क्या करूँ। ऐसे ऐसे मेरे पास केस आते हैं कि मैं किचन में अगर जाऊँ तो मैं करूँ तो क्या करूँ, और मैं कैसे शुरू करूँ। जैसे मान लो मुझे अरबी की सब्ज़ी बनानी, तो मैम सबसे पहले मैं क्या करूँ उसमें, या एक दाल बनानी है तो जाके सबसे पहले क्या करूँ। तो मैं बताती हूँ, एक चीज़ होती है वॉश करना, किसी चीज़ को क्लीन करना, तो सबसे पहले ये करना है, फिर गैस जलानी पड़ेगी, कुकर का टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा, एक हल्दी डालनी पड़ेगी,
पड़ेगी, फिर उसका तड़का लगाना पड़ेगा। मैम ये तो है, मान लो हमने पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर अगर हल्दी ज़्यादा पड़ गई तो, सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया तो फिर तो डांट पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं उनको। मैं लाइव भी जाती हूँ, मैं उसमें फ्री चीज़ें सिखाती हूँ, बहुत सी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ। लोग उसको भी देखते हैं और बनाते हैं, कहते हैं वाकई में मैम आप बना रही हैं जो वही टेस्ट आ गया। तो मैं हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। इवन एक बच्चा भी, मेरे पास बच्चे भी होते हैं। अच्छा। अभी मेरा कैंप लगेगा, जो बच्चे भी आएंगे 10 साल से ऊपर वाले बच्चे आएंगे, उनको बनाना बताती हूँ। कुछ कम से कम मदर के साथ अपना हैंड थोड़ा लगाएंगे, जैसे वो शेक बना लें, कोई एक सैंडविच बना लें, ऑमलेट बना लें, पैनकेक बना लें, है ना, इस टाइप की चीज़ें मैं उनको बताऊंगी ताकि अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना, एक जानकारी देना, बेसिक आप सिखाती हैं उसमें। देखिए हमारी जो बेसिक चीज़ क्या है, जो रोटी कपड़ा मकान कहा गया है ना, तो कपड़ा और मकान को भी अगर हम दरकिनार कर दें तो रोटी सबसे पहले आती है। हाँ, इसके बिना नहीं गुजारा इसके है। बिना नहीं। तो जब हम मकान भी लेने चलते हैं तो पहले रोटी का इंतजाम करते हैं, तो हम मकान देखते हैं, है ना। पेट भरा होगा तो कपड़ा और मकान तो आ ही जाएगा। तो ये तो पहली हमारी ज़रूरत है, खाना तो पहली ज़रूरत है, उसके बिना तो नहीं कुछ हो सकता है। कहते ना कि भूखे पेट भजन ना होए। हाँ, तो बिल्कुल वो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे आपके पास आने से पहले भी हम इंतज़ाम करके आए कि आज लंच में क्या बनेगा, और अगर देर हो जाएगी तो डिनर क्या रहेगा, है ना। तो ये चलता जाता है। अलका जी, खाने का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में है ही है, लेकिन पहले के वक्त में और अब के वक्त में खाना बनाने की जो शैली है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसे बर्तनों में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर फूल के बर्तन होते थे, फिर तांबे और इन सारे बर्तन होते थे। आज के वक्त में एल्युमिनियम, नॉन स्टिक और बहुत सारे इस तरह के भी चेंजेस आए हैं। क्या फ़र्क आप देखती हैं और किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करें अच्छी सेहत के लिए? जी, अभी बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि लोगों ने नॉन स्टिक को बहुत प्रेफर किया था, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है, लोग जागरूक हो रहे हैं कि नॉन स्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं है। लोगों से बात करो तो नहीं मैम, मैं तो आयरन की कढ़ाई होती है, मेरा तवा भी वैसे ही होता है। कुकर को नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि उसमें तो थोड़ा एल्युमिनियम का पार्ट रहता ही रहता है। कुकर में भी अब स्टील के आने लगे हैं ना, ट्रिपल लेयर्स कुकर आने लगे हैं। लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किस बर्तन में हम पकाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई जाना तो पेट में ही है सब कुछ। और मिट्टी के बर्तन भी फिर से आ गए हैं, मिट्टी के बर्तन आ गए हैं। एल्युमिनियम को लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, और हमारा जो इसको हम लोग बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। मैं तो बिल्कुल ही मना करती हूँ, बल्कि मेरी शूटिंग वूटिंग होती है उसमें भी मैं प्रेफर करती हूँ कि जो ऐसे बर्तन हो, जैसे फूल का बर्तन है, अगर हमें कोई मीठी चीज़ बनानी है तो हमने इसकी पीतल की कढ़ाई ली हुई है, बड़ी सुंदर सी मेरी कढ़ाई है। तो मैं वही बर्तन यूज़ करती हूँ जो लोगों को बताना चाहती हूँ, और सभी को बताना चाहूँगी जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जा सकता है। ये एक घर की महिला बहुत अच्छे से जानती है। बहुत ऐसे चीज़ों में मत जाओ, विज्ञापनों पे मत जाओ कि नहीं हम ये ले आए 7 लेयर का है, ये है। बाद में सब समझ में आ जाता है कि कोई लेयर का नहीं था कुछ भी, है ना। जैसे कि कहते हैं ना, शुगर फ्री या शुगरलेस कोई चीज़ नहीं होती है, पेट में आपके शुगर ही जाती है, वो चाहे किसी लेवल की हो। ऐसे ही चीज़ें आपको खानी, बट ये है कि ये जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी के बर्तन में हम क्या बनाएं, तो क्या पहले डालें क्या बाद में डालें। पीतल का बर्तन यूज़ किया है तो क्या डालें। फूल का बर्तन जैसे खटाई नहीं डालनी, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ खट्टी वाली नहीं यूज़ करनी है। आयरन में हमें क्या चीज़ नहीं यूज़ करना। तो बाकी लोग जो हमारे क्लासेस हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये सब मैं बताती हूँ। इस तरह की भी नॉलेज आप देती हैं? नॉलेज में पूरी नॉलेज देती हूँ, फुल नॉलेज के साथ। आप सुन रहे हैं शेफ़ अलका तोमर को, और आपके साथ है आपके दोस्त समरीन, और कार्यक्रम चल रहा है विदुषी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, बिकॉज़ बातों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बात हो रही है हमारी कि हम किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करें और ना करें। इसी तरह से आजकल जो किचन में प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी बात है ये, और समझना चाहिए लोगों को कि एल्युमिनियम फॉयल है जो, या हमारे प्लास्टिक के बर्तन है। देखिए पानी हम लोग पीते हैं प्लास्टिक की बोतल में, वो जितनी देर उसमें रहता है उसमें क्या क्या उसके रिएक्शंस होते हैं और आपके पेट में जाते हैं। अभी तो नई नई चीज़ें आई हैं कि जो आजकल लोगों को, जो शादीशुदा लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सिर्फ ये प्लास्टिक की वजह से, है ना। तो छोड़ना होगा।
आप मिट्टी का बर्तन ले आइए जैसे हम पहले थे। देखिए प्रकृति न्याय करती है, वो आपको उसी अवस्था में देखना चाहती है जैसे आप पहले थे। मिट्टी का बर्तन ले आइए, शीशा इस्तेमाल करिए क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, मिट्टी में कोई रिएक्शन नहीं होता, चीनी उसे का यूज़ करिए। इस्तेमाल चीनी का करना। इस्तेमाल, चीनी के बर्तन का इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक से कोसों नहीं, मीलों नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए दूर हो जाइए, नहीं तो बहुत काम तमाम करेगा। जी। हमारे शरीर के हर अंग को ये बहुत ही हानिकारक है और हमें बहुत संभल के इन चीज़ों को। देखिए बहुत से विज्ञापन भी आते हैं प्लास्टिक के, सरकार भी कभी कभी बैन लगाती है, लेकिन अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें पहले तो नहीं थी ना, हम स्वस्थ थे। तो अभी क्या है कि हमें चीज़ों पे ध्यान देना है कि प्लास्टिक हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। एल्युमिनियम फॉयल है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। क्या सेफ रखता है वो? कुछ सेफ नहीं रखता है। सही कह रही हैं शेफ। कपड़े में लपेट के बच्चे को दीजिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल के वक्त में वर्किंग वुमेंस का ज़माना है और अगर हम खाना पकाने की बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते आए हैं कि आप धीमी आंच पे या लो फ्लेम पे खाना बनाएंगे तो बहुत उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बनी रहेगी और स्वाद भी रहेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है तो हम जल्दीबाजी में खाने के पकाने के तरीक़े में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्या तरीक़ा है कि आप खाना जल्दी भी बन जाए और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बची रहे? एक कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए। किसी ने कभी इसको सोच के ऐसे कह दिया होगा, लेकिन ये पूरा खरा उतरता है हमारे खाने पर। सहज पके सो मीठा होए, जैसे जो भी फल होता है ना, जो पेड़ का पका हुआ होता है उसका स्वाद एक अलग होता है। खाना जो धीमी आंच पे बना हुआ होता है उसका टेस्ट एकदम अलग होगा। स्लो कुकिंग एक अलग ही विधा है जिसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते आजकल। क्या है कि इतने काम हो गए, अब ये ऐसे काम हो गए कि अब पीछे नहीं लौटा जा सकता। लेकिन जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसी में हम कुछ अपने आप को सुधार सकते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आटा जैसे हम लोग गूंद के रखते हैं, जो गूंधा हुआ आटा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। एक 10 मिनट के लिए जो रेस्ट पीरियड है, 15 मिनट के लिए, वो तो ठीक है कि सारे कण आपस में मिल जाएं, लेकिन 1 दिन 2 दिन का गूंद के रखना ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे सेहत के लिए। इतने रिएक्शंस उसके अंदर होते हैं कि जैसे आपकी डायबिटीज़ है, घुटनों के दर्द हैं, ये वाकई में। और ये हर घर में है तकरीबन कि आटा गूंद के रख दिया ताकि जल्दी से निकाल के बना लिया और गूंदना ना पड़े उसी वक्त। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रिज, जो हमें लगता है कि ये हमारी हर चीज़ को सेफ रखता है, नहीं रखता है। भूल के भी नहीं करना। तो हमें तो अगर हम काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करते हुए चीज़ों को करना पड़ेगा। ताज़ा खाना प्रेफर करें। 2 मिनट पहले उठिए, फटाफट थोड़ा सा लपेट के रख दीजिए, थोड़ा सा हाथ लगाइए, आपके पास मशीन है, जैसे भी करते हो, है ना। मशीनी चीज़ें ऐसी हैं, टेम्परेचर हाई कर देती हैं, स्वाद चेंज कर देती हैं। जैसे कि मिक्सी की चटनी, टेम्परेचर में चीज़ बनती है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो अगर हमें अपना सेहत का खुद को ख्याल रखना है, कोई नहीं रखने आएगा, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है, तो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सी कटी सब्जियां हैं, आपने शाम को रख दी, आपने करा, फिर वही प्लास्टिक पे आ गए, एल्युमिनियम फॉयल पे आ गए, लपेट के रख दी। आपने सोचा ये काम हल्का हो गया, सुबह उठेंगे फटाफट करके रख देंगे। मैं जानती हूँ बहुत से लोग, मेरे स्टूडेंट्स आते बताते हैं कि ऐसा कर देती हूँ मैम, तो फिर मेरा काम फटाफट हो जाता, मैं ये भी कर लेती, मैं वो भी कर लेती। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैंने कितनी अपने परिवार के लिए और अपने लिए, खुद के लिए कितनी मतलब दुश्मनीजनक रवैया बना रखा है ना। कि अपने सेहत का, बेबी बीमार है, हम भी बीमार हैं, खाते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, पेट में जा क्या रहा है। खाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे इतना आसानी से हम सोचते हैं। अरे कुछ नहीं, चले जाएंगे वहाँ पे और वो रोल ले लेंगे, लपेट के देता, बढ़िया गरमा गरम देता है, कब से उसका ठेला लगा हुआ है, कब का आलू उबला हुआ है, कब की मटर उबली हुई है, डाला एल्युमिनियम फॉयल में गर्मा गर्म, और वो रिएक्शन जो जाता है पेट के अंदर, घर में आके मेरा पेट खराब है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ऑनलाइन खाना भी जो डब्बों में आता है वो प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसमें गरम गरम खाना आ रहा होता है, तो बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ। जी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपको पहला अवार्ड मिला तो वो किस चीज़ के लिए मिला और कैसा महसूस हुआ कि आपको लगा कि हाँ अब मैं तरक्की की राह पर हूँ, या फिर सेटिस्फैक्शन का क्या लेवल रहा आपके? पहला अवार्ड भी मुझे फूड का ही मिला। तो मुझे लगा कि अब तो मैंने जो सोचा था, कभी कभी होता ना, अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है, आप चाहे जैसे भी हो, कामयाबी का पहला तो नहीं ठीक है, घर में बनाते हो आप, सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाहर निकलने में थोड़ी सी, हालांकि हमारी फैमिलीज में ऐसा नहीं है, हम लोगों की फैमिली में बहुत पूरा सपोर्ट है फैमिली का कि जो भी करो बड़े शान से करो। तो जब अवार्ड मिला तो खुशी तो हुई, चलो एक तो मैंने मंजिल पार कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं,
बस उस अवार्ड ने फिर ज़िंदगी बदल दी, फटाफट मतलब एक साल में 2 3 4 अवार्ड मिल जाते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी। अभी भी। तो आप जो अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप सिखाती हैं, क्या क्या ऐसी बातें आप सिखाती हैं जो पुराने किचन से, यानी कि हमारी पुरानी रसोई से, बुजुर्गों से हमें मिली है? हाँ, मैं चीज़ों का रख रखाव सिखाती हूँ। मैंने जैसे अभी आपको कहा नीडिंग करने के तरीके कि कुछ लोग होते हैं पूरा एक जैसे ना जलजला सा आ जाता है बर्तन के अंदर। हाँ। इतना सा आटा पूरे बर्तन में लगा दिया। तो बताती हूँ कि क्या टेक्निक होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि समझ में आता है कि आप जिस काम को कर रहे हो आपका मन लग रहा है उसमें। सब्जी काट रहे हो, ये काटी बड़ी बड़ी सी काट के, वो आड़ी तिरछी जैसे भी काट के डाल दी, साथ में इतना बड़ा कूड़े का ढेर भी लगा दिया। तो उन्हें बताते हैं कि अपने साथ में खाली बर्तन भी रखो, एक ये रखो, नाइफ आपकी होनी चाहिए अच्छी सी, ऐसे सब्जियाँ काटो बड़े प्यार से, क्योंकि इसको आप ही खाओगे और आपकी फैमिली खाएगी। हाँ, वो जाना चाहिए मोहब्बत प्यार होना चाहिए, है ना। और बड़े प्यार से ही सब चीज़ों को, किचन में कढ़ाई में चला रहे तो ठक 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 ये करके इतने स्पॉट लगे चल रहा है। हाँ। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरा देखिए 30-35 साल पुराना बर्तन है और ये आज भी ऐसा है। कहती मैम आपके किचन में काम करते हैं तो आवाज़ नहीं आती क्यों? हमने कहा हाँ, क्योंकि आप लोगों का मुंह भी चलता है और हाथ भी चलता है इसलिए। तो मैं बताती हूँ उनको कि पहले ये कहा जाता था कि एक महिला होने के नाते कि आप ऐसे चलिए तो आप बड़े अच्छे लगेंगे, आप इस तरीके से हंसिए। यानी लेडीज़ का लेटना भी एक होता है ना कि वो भी एक सुंदरता सी लगती है। कोई महिला लेटी हुई खाते हो तो खाना भी उनका हर चीज़ अच्छा लगे। भाई भगवान ने हमें सुंदर बनाया है। हाँ, करेक्ट। तो हम सुंदर सुंदर चीज़ें करें, सलीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए आपके अंदर। तो क्यों हम आपाधापी में अपनी हर चीज़ भूल जाएं? बिल्कुल। हाँ। और खाना देने के तरीके से आपने दिया, उठाया और दे दिया, ये लो खाना। नहीं, आप प्यार से लीजिए, खाना लीजिए और आराम से खाना। किसी को पटक के नहीं दिया जाता है, चपाती को यूं नहीं फेंक के देना है। मतलब बहुत सी चीज़ें मैं बताती हूँ लोगों को। अलका जी, इस थोड़ी सी हमारे पास इस वक्त की कमी है, इस वजह से हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त आपको ऑडियंस और लिसनर्स सुन रहे हैं, उनमें जो लोग सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन करें? मन को पक्का बना लीजिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाइए इस काम को करिए। ये काम आपका सिलेक्शन है, तो फिर बाद में ये शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पर काम का बोझ हो गया है। आपका सिलेक्शन है, आपको पूरा करना पड़ेगा। इसका ब्लेम किसी को नहीं देना है। खुशी खुशी सीखिए और जैसे कि सभी लोग काम करते हैं। और ये एक विधा है, महिलाओं के लिए बड़ी खूबसूरत विधा है। मैं तो बहुत हर जन्म में चाहूँगी तो मैं महिला ही होना चाहूँगी और यही काम करना चाहूँगी। मुझे बहुत पसंद है ये। और आप लोग भी आइए इस फील्ड में, जुड़िए, हमसे जुड़िए, किसी से भी जुड़िए। आप क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे भी लीजिए, करिए, प्यार मोहब्बत से बनाइए, खिलाइए। बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा, बहुत अच्छे रंग जमेंगे। तो अलका जी, अभी तक हमने जाना आपके पहले प्यार के बारे में यानी कि कुकिंग के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं, आप लिखती भी हैं, इसके बारे में भी हमने सुना है। तो किस तरह की राइटिंग आप करती हैं और ये पैरेलल कैसे चल रहा है? मैं लिखती तो शायद कुकिंग से पहले ही हूँ। अच्छा। कौन पहले कौन बाद में, मगर जहाँ तक मुझे याद है कि मैं लिखती तो कुकिंग से पहले ही हूँ। तो किस तरह का आप लिखती हैं, क्या मौजू होता है? मैं कविताएं, शुरू में मैंने कविताएं लिखी हैं, फिर मैंने कहानियां भी लिखी हैं, बट मेरा कविताओं पे ज़्यादा जोर होता है। कि मैं सुनाना चाहेंगी आप? जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। एक छोटी सी कविता है, मेरे मोबाइल में ही है जी, मैं सुनाती हूँ। ये कविता ऐसी है कि एक जो शायर दिल होता है, कभी कुछ सोच लेता, कुछ कर लेता है। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है जी, बट कुछ मेरा नेचर भी इसके अंदर आएगा और भी। तो वो तेरे मिजाज की बात है, ये मेरे मिजाज की बात है। तू रह गया वहीं खड़ा, मैं निखर गई हर सिमत से। वाह। ऐसा नहीं कि खला मुझे नहीं किया, उफ नहीं और चल पड़ी। तू जला तो जलता ही रहा, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। मैं तपी ज़रूर पर थकी नहीं, मेरा लम्हा लम्हा मुंतशिर, मेरा ज़र्रा ज़र्रा बेखबर। मैं बयार हूँ कोई आंधी नहीं, मेरा लहजा थोड़ा सख्त है पर तंग दिल कभी नहीं। तू है मिजाजी रहा करे, वो तेरे मिजाज की बानगी, मैं हूँ सादा दिल की रोशनी। वो तेरे मिजाज की शानगी, मेरी नरमियाँ मेरी शान है, कभी गाहे बगाहे बिखर गए। मेरे बचपने से उलझ न तू, एक ठंडी छाँव की कतीर है। कुछ बिन कहे कुछ अनछुए ख्वाबों की लंबी कतार है।
अभी सिर्फ नीचे झांकती हूँ, सफ़र में हूँ, उड़ान पे हूँ, अभी पंख मेरे थके नहीं, भरपूर ऊर्जित हैं अभी, गर थक गई कभी अगर मैं लौटाऊंगी वो थातियाँ जो सफ़र की है मेरी धरोहरें, तू समेट ले या बिखेर दे, ये तेरे मिजाज की बानगी, कुछ तुम पे भी तो छोड़ दे अपने सामान की निगहबानगी, ये मेरे मिजाज की बात है, वो तेरे मिजाज की बात है, तू दंग दिल है रहा करे मेरी सादगी पे सवाल क्यों, वो तेरे मिजाज की बात है, ये मेरे मिजाज की बात है। बहुत ही सुंदर लिखा है आपने, और आई एम श्योर आपके हाथ का जो जायका है जब वो पेन के ज़रिए कागज़ पर उतरता होगा तो भी वो और सुंदर और निखर कर आता होगा। जी, ये तो आप बताइए। जी, और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन जाने से पहले अलका जी हम चाहेंगे कि जो आपको लोग देख और सुन रहे हैं वो अगर कुकिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, वो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से प्रिपरेशन करें और इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ें? हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है या जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आता है तो घर पे ही सारे अपने प्रैक्टिस मत कर डालिए, किसी से मिलिए। आप लखनऊ शहर में हैं, लखनऊ में बहुत से लोग हैं, मैं भी सिखाती हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन होती हैं, शेफअलका.com मेरा वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। और आइए, तो जो छोटी छोटी सी कमियाँ होती हैं जिससे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जब तक आपको वो नहीं पता होंगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुकिंग और बेकिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक साइंस है। जब आपको वो चीज़ पता लग जाएगी तो आप आराम से कर लेंगे, कहीं भी जाइए, बट अपना गुरु किसी को ज़रूर बनाना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका डेडिकेशन और डिवोशन बहुत ज़रूरी है। अपने कार्यक्रम विदुषी को अब हम यहीं पर विराम देंगे। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो जयघोष। धन्यवाद।